केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। टाइम्स नाउ नव भारत इस वक्त आप देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं। न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है और मैडम आ चुकी हैं। क्लास आपसे जुड़े हर विषय की है, जिसे पढ़कर आप देश में सजग नागरिक बनेंगे और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने कर्तव्यों को भी याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उस पर लगने वाली है क्लास। राष्ट्रीय गीत चैप्टर नंबर 1, राजनीति हो रही है इस पर। आज पेश करेंगे वंदे मातरम पर कांग्रेस की ऐतिहासिक मजबूरी के सबूत, यानी वो चैप्टर खुलेगा जो आजादी के बाद से छिपाया जाता रहा है, जेनरेशन दर जेनरेशन। फिर चैप्टर नंबर 2, बदलते हुए कश्मीर की क्लास। आज उन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जो तिरंगे को कंधा ना मिलने की बात किया करते थे। आज उन्हें यह भी बताएंगे कि कश्मीर की नई तस्वीर से दम नहीं घुटता बल्कि देश का गौरव बढ़ता है, क्योंकि मुफ्ती साहिबा ये कह रही हैं कि इस कश्मीर में उनका दम घुटता है। तो हमने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों, बताएंगे आपको तथ्यों के साथ। फिर आएगा पार्ट नंबर 3, छात्र आंदोलन की क्लास। सोरेन सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हम लगातार इस मसले पर रिपोर्ट कर रहे हैं और न्यूज की पाठशाला में आपको झारखंड में हो रहे आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। एक पक्ष को तो राहत मिल गई, लेकिन दूसरा पक्ष परेशान। क्या होगा दोबारा अगर आंदोलन शुरू हो जाता है? और बहुत कम ऐसे वाकये होते हैं जहां मुश्किल हो जाता है कि किसको इस वक्त सही और किसको गलत ठहराए, क्योंकि यहां दोनों पक्ष हमारे हैं। मैं दोनों छात्रों की बात कर रही हूं, एक जिसे नौकरी मिल गई है और दूसरा जो कह रहा है कि परीक्षा रद्द की जाए। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें दिखाएंगे कहां और कैसे एक ही चट्टान को तराश कर पूरा मंदिर बना दिया। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर जांच कमेटी। पुलिस पर आरोपों की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। जेन अल्फा के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को तुरंत और जल्द समाधान के दिए निर्देश। कहा शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक कमी बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान को भारत ने दिया करारा जवाब। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन। वीजा काउंटर के पास बने अवैध निर्माण को हटाया गया। त्योहार से पहले शुगर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन। थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट घटाकर 15 दिन कर दी है। 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर है। प्रयागराज के रिहायशी इलाकों में पहुंच गया नदी का पानी। वाराणसी में घाट की सीढ़ियां गंगा के उफान में डूब गई है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद शुरू करते हैं पाठशाला में पहला सब्जेक्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों पर भारी वोट बैंक की सियासत की एक क्लास है हुक्म। आज आपके सामने वो चौंकाने वाला चैप्टर खोलूंगी जिसे कांग्रेस और तुष्टीकरण की सियासत करने वाली तमाम पार्टियां आजादी के बाद से ही देश से देशवासियों से छिपाती आ रही है। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे उस बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। छिपा है आजादी की लड़ाई में जो गीत राष्ट्र एकता का प्रतीक हुआ करता था, उसे देश को बांटने का सांप्रदायिक हथियार क्यों और कैसे बना लिया गया। तैयार हो जाइए। आज कांग्रेस पूरा वंदे मातरम यानी जो 6 छंद है वो गाने से मना कर रही है। अड़ गई है कि पहले 2 स्टैंजास जो हैं वही गाएंगे। इसे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस चैप्टर का खुलना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। 15 अगस्त के मौके पर
कांग्रेस मुख्यालय से जो तस्वीर सामने आई वो सबने देखी। सोनिया गांधी वंदे मातरम के दूसरे स्टैंजा के खत्म होने के बाद अचानक कुछ इशारा करने लगती है। उनके हाव भाव से दिख रहा है कि वो किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, नाराज भी दिख रही है थोड़ी सी। फिर बाद में कांग्रेस ने सफाई दी कि वो तो कुर्सी मांग रही थी। तबीयत को लेकर, क्योंकि बुजुर्ग है खड़गे, थोड़ा सा परेशान हो गई। वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं हो रहा था। फिर बाद में कहा गया कि भाई वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा से ज्यादा हम नहीं गाएंगे, गला कटवाना है तो कटवा दो। हम वही फैसला मानेंगे जो सन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया था। इसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस का सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, वो नई मुस्लिम लीग बनती जा रही है, अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। पूरा वंदे मातरम गाने से इनकार पर बीजेपी ने क्यों कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताया, इसी में इस विवाद की वो ऐतिहासिक कहानी छिपी हुई है जिससे आज की पीढ़ी, ये जेन जी हो कि जेन अल्फा हो, अनजान है। कड़वी हकीकत यह है कि सन 1937, और प्लीज बहुत गौर से मेरे तथ्यों को सुनिएगा, और ये केवल मेरे तथ्य नहीं है, ये देश के तथ्य हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड में है, कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है। और इसीलिए बहुत गौर से सुनिएगा, आपको एक एक वर्ष याद होना चाहिए, एक एक नाम याद होना चाहिए। सन 1937 से पहले कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, वो किसी जाति का हो, वंदे मातरम गीत पूरा गाता था। कांग्रेस के अधिवेशनों में मंच से इसे गाया जाता था और बड़े गर्व के साथ। हालात ये थे कि 1906 में बंगाल के बारिसाल में एक प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था। उसी दौरान वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज हुकूमत ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि पहले से वंदे मातरम न गाने की नसीहत थी। अंग्रेज प्रशासन इसे सेडेशन मानता था। आपको पता है उस सम्मेलन की अध्यक्षता उस वक्त कौन कर रहा था? बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, बैरिस्टर अब्दुल रसूल। उनकी अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में लाठीचार्ज हो गया, सैकड़ों लोग घायल हो गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गा रहे थे वंदे मातरम। ये तो एक उदाहरण दिया है हुक्म मैंने, अभी तो हैरान होना अभी बाकी है आपको। आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, पहली बार, हां, तब पता है आपको कांग्रेस की कमान एक मुस्लिम नेता के हाथ में थी। रहीमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब। कोलकाता में 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया और मंच पर रहीमतुल्ला वंदे मातरम के सम्मान में खड़े थे, उसे गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, और वो भी फख्र के साथ। उन्होंने कहा था वंदे मातरम की पहली सदा, पहली आवाज ने कांग्रेस को एक संस्था से एक राष्ट्रीय पहचान में तब्दील कर दिया। यह हमारी आजादी का तराना है जो हर भारतवासी को जोड़ता है। उसके बाद से ही वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन का अभिन्न अंग बन गया। और फिर कह रही हूं, अभी तो आप हैरान होंगे, 6 अधिवेशन आपके सामने रख रही हूं। वंदे मातरम के बगैर वो पूरा नहीं होता था। ये 6 अधिवेशन जहां बगैर किसी रोक टोक के पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता तब मुस्लिम चेहरे कर रहे थे। शुरू करूं मैं? सन 1896 का तो मैंने जिक्र किया, कोलकाता का अधिवेशन, वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। अब आइए 1913 में कराची में हुआ कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, वहां वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। अब आइए मुंबई में सन 1918 कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन हुआ, वहां वंदे मातरम जब गाया गया, अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। 1921 अहमदाबाद में कांग्रेस का 36वां अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे हाकिम अजमल खान। वंदे मातरम पूरा गाया गया। 1923 दिल्ली में कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां भी वंदे मातरम पूरा गाया गया।
1927 मद्रास में कांग्रेस का 42वां अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी। वहां भी वंदे मातरम पूरा गाया गया। तो क्या ये सब मुसलमान नहीं थे? क्या ये सब कलमा गो नहीं थे? क्या इन सबको इस्लाम से बेदखल कर दिया गया था? आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर भारतवासी वंदे मातरम का तराना गाता था। इसे गाकर फांसी के फंदे को चूमता रहा, क्योंकि ये गीत उन्हें अपनी जन्मभूमि, अपने मादरे वतन की आजादी की प्रेरणा देता था। उनके लिए वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का गीत था। 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, 6 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में 30,000 लोगों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया था। स्वदेशी आंदोलन का यह प्रतीक बना। इतिहास हुक्म पलट कर देख लीजिए, इतिहास। उस प्रदर्शन में हिंदू, मुस्लिम सब थे, बल्कि मुस्लिम तादाद ज्यादा थी। तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हर भारतीय एक ही नारा लगाता था, वंदे मातरम। अंग्रेज इससे इतना घबराते थे कि सन 1905, 1906, 1908, 1938 इस गाने पर पाबंदी लगा दी इन अंग्रेजों ने। भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया इन अंग्रेजों ने। इसके बाद भी आजादी के मतवाले माने नहीं। अंग्रेजों ने दमन का क्रूर चक्र चलाया। फिर अब सवाल है कि वंदे मातरम के नाम पर तब के जेनजी फांसी को गले लगा रहे थे। आंदोलन करके भारत के लोग लाठियां खा रहे थे। फिर वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर कांग्रेस ने 1937 में मोहर क्यों लगा दी? और वो कांग्रेस का मीटिंग पॉइंट जहां पे एक से बढ़कर एक नेता मौजूद, क्यों मोहर लगा दी? मैं इसका जवाब दूंगी आपको। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आपके सामने रखती हूं। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है, इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। पहले वंदे मातरम का विभाजन हुआ, 2 स्टैंजा गाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये वंदे मातरम का विभाजन था असल माने में। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। आज हम आपके सामने 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे, प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। पहली घटना 1937, दूसरी घटना 1938, तीसरी 1940। शुरू कर रही हूं मैं। 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, वंदे मातरम 2 ही छंद जो ऊपरी है वो गाए जाएंगे, ये फैसला ले लिया गया। 1938 में मुस्लिम लीग की पीरपुर कमेटी बन जाती है, और 1940 में इसी मुस्लिम लीग ने अलग देश के लिए प्रस्ताव पास किया। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा हुक्म, क्योंकि यही वो 3 ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की भूमिका तैयार कर दी और देश बंट गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इसके नतीजों ने मुस्लिम लीग के कान खड़े कर दिए। किसी भी मुस्लिम बहुल राज्य में पार्टी की सरकार नहीं बनी। मुसलमानों के लिए रिजर्व 482 सीटों में भी मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटें ही मिली। क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा हुक्म। 1937 की शुरुआत में चुनाव के नतीजे आए। इस नतीजे के बाद अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को मुद्दा बना लिया। उसी साल यानी अक्टूबर 1937 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ।
मुस्लिम लीग की आपत्ति के आगे क्या कांग्रेस झुक गई? और इसीलिए यह फैसला लिया गया कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। अब आ जाइए 1938 में। मुस्लिम लीग ने अपने नेता राजा सैयद मेहदी परिपुर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो पीरपुर कमेटी के नाम से मशहूर भी है। सैयद मेहदी के नाम के साथ परिपुर इसलिए लगा है क्योंकि जनाब अवध क्षेत्र के परिपुर रियासत के जमींदार हुआ करते थे। खैर, ये पीरपुर, माफ कीजिएगा, पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट पर आप ध्यान दीजिए। 1938 के नवंबर महीने में रिपोर्ट आती है, कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पीरपुर कमेटी अपनी रिपोर्ट में कई तरह के अत्याचार गिनाती है। उनमें एक ये भी था कि मुसलमानों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी पहले तो मुस्लिम लीग ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कराए, उसके बाद यह भी कह दिया कि राष्ट्रगीत जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिन्ना की पार्टी को एहसास हो गया था कि कांग्रेस उसके आगे कहीं ना कहीं प्रेशराइज महसूस कर रही है। वो इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। पीरपुर रिपोर्ट, उसका पेज नंबर 18, वंदे मातरम के बारे में उसमें क्या लिखा है आपको गौर से देखना और सुनना चाहिए। By excluding certain lines from the national song, the Congress High Command has conceded the League contention that Vande Mataram at least does contain objectionable passages. They must, however, realize that the Muslims cannot forget the historical background of the song and the sentiments which led to its composition. अब मैं हिंदी में इसका तर्जुमा आपको बता देती हूं। राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने लीग के इस तर्क को तो स्वीकार कर लिया है कि वंदे मातरम में कुछ आपत्तिजनक अंश तो हैं ही, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मुसलमान इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन भावनाओं को नहीं भूल सकते जिनके कारण इनकी रचना हुई थी। यानी कांग्रेस की कमजोरी को मुस्लिम लीग ने हथियार बना लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कराने में सफल रहने के बाद भी मुस्लिम लीग इसके खिलाफ साजिश में लगी रही। पूरे 2 साल जिन्ना की पार्टी कांग्रेस की इस अपारता का, बड़े दिल का फायदा उठाती रही। राष्ट्रगीत को मुसलमानों पर अत्याचार के रूप में प्रचारित करती रही। और फिर आया साल 1940। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में लीग ने, ये मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया। आज जब अमित शाह कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं तो वो इतिहास की उस घटना को जरूर ध्यान में रख रहे होंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के आगे कांग्रेस ने ये जो अपना बड़ा दिल दिखाया और ये जो बताने की कोशिश की कि सहिष्णुता इसे ही कहते हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं, और वो भी तब जब बाकायदा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखे गए। और वो खत के बारे में आगे मैं जिक्र करूंगी। खत लिखकर बाकायदा ये बता दिया कि ये कैसे सरेंडर कहलाएगा। देश के बंटवारे की नींव उसी वक्त डल गई थी हुक्म। मुस्लिम लीग जो चालबाजी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता इससे अनजान थे। जैसा मैंने आपको बताया, राजगोपालाचारी बाद में देश के पहले गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने लेटर लिखकर क्या कहा? महात्मा गांधी को बकायदा चेताया। क्या कहा? अगर मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुके तो यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत जिन्ना की धमकियों पर कोई जवाब ही उन्होंने नहीं दिया, जीबी पंत ने। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए तैयार हो गया कि बाकी के छंद नहीं गाए जाएंगे, क्योंकि इससे हो सकता है कि सांप्रदायिक ताकतें फायदा उठा ले। और जिन्ना को समझ में आ गया, मुसलमानों को भ्रमित करना बहुत आसान हो गया उनके लिए। कांग्रेस को कैसे झुकाना है वो समझ गए। रही बात वंदे मातरम की,
और मुसलमानों की दिक्कत की, तो वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है ए माँ मैं तुम्हें नमन करता हूं। इसमें मातृभूमि के लिए मां शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी वाक्यांश को उठाकर बंकिम चंद्र चैटर्जी ने सन 1875 में 6 पैरा का वंदे मातरम गीत लिखा, जिससे करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना है। वंदना के लिए अरबी में 4 शब्द है। पहला शब्द है ताजीम, यानी इज्जत देना, सम्मान देना, सबसे बढ़कर मानना। दूसरा शब्द है हम्द, यानी देश प्रेम, अपने देश को मादरे वतन मानना, यानी मां की तरह मानना। और तीसरा शब्द है तारीफ, यानी दिल खोलकर प्रशंसा करना। चौथा शब्द है बंदगी, यानी पूजा आराधना। वंदे मातरम को पूरा मुस्लिम समाज इसलिए गाता रहा क्योंकि इसमें वो ताजीम, हम्द और मादरे वतन की तारीफ मानते थे। ये सही भी था। इस मामले पर कारी अबरार जो इस्लाम के जानकार हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। जो लोग वंदना का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं या वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए, मैं उन तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर देश की ताज़ीम करना, देश की हम्द करना, देश की वंदना करना कहीं मना नहीं किया गया है। मुस्लिम लीग ने यहां सत्ता की राजनीति के लिए बड़ा खेल किया। कांग्रेस कौन सा खेल कर रही है? उनकी सत्ता की राजनीति सद सके उसके लिए क्या वंदे मातरम पर ऐतराज हो सकता है? और सीधी सी बात है, एक है 1937 का अधिवेशन कांग्रेस का और एक है संसद से पारित कानून जिस पर बाकायदा राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुकी हैं। संविधान की जो किताब लेकर हर जगह घूमती है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता, क्या उस संविधान से रचे गए कानून को साइड में रख देंगे? वंदे मातरम की जब बात होती है, आज कोई मौलवी क्यों नहीं कहता कि मादरे वतन की ताजीम का गीत है, हम्द यानी देशभक्ति का गीत है। कट्टरपंथी विचारधारा यहां तर्क देती है क्यों? क्या वंदे मातरम में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा है, इसलिए हर मुसलमान के लिए गुनाह है? अरे भाई, वंदे मातरम मातृभूमि को कहा गया है, मातृभूमि को, मां दुर्गा को नहीं, बल्कि मां दुर्गा की तरह मातृभूमि भी शक्तिशाली है, ऐसा बताया गया। और मुसलमान तबका तो वंदे मातरम से इसलिए भी दिल से जुड़ा था क्योंकि इस्लाम में मां का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज माना जाता है, उसका हिसाब जन्नत में होता है। कांग्रेस अध्यक्ष रहे तमाम मुस्लिम नेता बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो वंदे मातरम को कभी गलत भावना से नहीं देखा, पूरे मुस्लिम तबके तक पहुंचाया। हकीकत तो यह है कि वंदे मातरम को लेकर सांप्रदायिकता का जहर बना तब शुरू किया गया जब अंग्रेजों ने सत्ता में भारतीयों को भागीदारी देने की शुरुआत की। साल 1909 में अंग्रेजों ने माले मिंटो प्रस्ताव के बाद कानून बनाया जिसमें विधान परिषदों में भारतीयों को सीमित रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। 1906 में बनी मुस्लिम लीग वहीं से कांग्रेस के साथ सत्ता की लड़ाई में एक्टिव हो गई। वहीं से वंदे मातरम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई और अंग्रेज तो यही चाहते थे। उन्होंने इसको खूब आग दी, खूब हवा दी और फिर वक्त आया जब स्टैंड लेना था, वंदे मातरम या जो मुस्लिम लीग दबाव बना रही है वो। और स्टैंड क्या लिया गया वो आपके सामने है।
आजादी का जो तराना देश की एकजुटता की मिसाल हुआ करता था, उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, बंटवारे का इतिहास लिख दिया गया। हकीकत तो यह है कि आज वंदे मातरम गाते वक्त सऊदी अरब के मुसलमान भी घबराते नहीं हैं, गाते हैं बगैर हिचक के। यह उसकी तस्वीर है। भारत के मुसलमानों को इसमें शिर्क दिखाई देता है, इस्लाम के खिलाफ वो इसे बता देते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में आप देखिए एक अरब मूल का शख्स है जो वंदे मातरम ही गा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में बदले हुए कश्मीर की क्लास अब आपके सामने रखूं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। बहुतों की बेचैनी बढ़ गई। सोचिए जरा, सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे से किसका बीपी बढ़ सकता है? किसका? पाकिस्तान का। लेकिन यकीन मानिए हुक्म, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे देश में भी एक ऐसा तबका है जिसे जम्मू कश्मीर में किसी बाहरी के आने जाने से दम घुटने लगता है। ये घुटन तब और बढ़ जाती है जब अमेरिका जैसे देश का राजदूत श्रीनगर में खड़ा होकर यह कह देता है जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सर्जियो गोर ने कल जम्मू कश्मीर में यह बात कही। इस बयान पर पाकिस्तान कैसे जल गया, भुन गया, यह आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले अपने यहां की बात और अपने लोगों की बात। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं जम्मू कश्मीर में घुटन महसूस हो रही है। घुटन? मैडम किस बात की घुटन? पहले बयान सुनिए, फिर मैडम से बात करेंगे। एक घुटन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। सुना आपने, इन्हें घुटन हो रही है। मैडम, जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे तब घुटन नहीं होती थी आपको? जब कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे तब घुटन नहीं हो रही थी मैम आपको? जब कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके सेना के जवानों पर पत्थर फेंकवाए जा रहे थे तब घुटन नहीं हो रही थी आपको? जब अलगाववादी आए दिन कश्मीर बंद का ऐलान करते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तब घुटन नहीं होती थी आपको? जब कश्मीर में 2 से 3 महीने तक कर्फ्यू लगा रहता था, चक्का जाम हो जाया करता था, तब आपको घुटन नहीं होती थी मैम? सो नाइस, सो इनोसेंट। कश्मीर में फिजा बदल रही है तो आपको घुटन हो रही है। जम्मू कश्मीर पर दुनिया का नजरिया बदल रहा है तो आपको घुटन हो रही है। अमेरिका जम्मू कश्मीर पर अपना स्टैंड बदल रहा है तो आपको घुटन हो रही है। अमेरिका भी जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा मान रहा है, आपको घुटन हो रही है। अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर जाकर आपसे नहीं मिलते, इसलिए तो नहीं आपको घुटन हो रही। अब विदेशी मेहमान कश्मीर में बिना खौफ के डल झील पर शिकारा में सवारी का आनंद ले रहे हैं, आपको घुटन हो रही है। कश्मीर में धारा 370 हटने से किसको घुटन होगी बताइए? और अगर किसी को घुटन होती हो तो उसे मुबारक भैया। कश्मीर की मुख्य धारा में लौटने से किसी को घुटन हो रही है तो हम क्या करें? अगर कश्मीर में अमन शांति लौटने से किसी को घुटन हो रही है तो उसे मुबारक। अगर कश्मीर में स्कूल, अस्पताल, आईआईटी, एम्स बनने से किसी को घुटन हो रही है तो उसको मुबारक। मैदानों में क्रिकेट फैंस का शोर गूंज रहा है, घुटन हो रही है, मुबारक मैडम। अगर कश्मीर के स्कूली बच्चों को अपने कंधों पर तिरंगा उठाकर चलने से किसी को घुटन होती है तो उसे मुबारक, क्योंकि अब जो दौर आ गया है वो कश्मीर की आबो हवा को बदल रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब वो दौर गया जब दिल्ली का दम फुलाकर अलगाववादी कश्मीर में जश्न मनाया करते थे। ये नए भारत का नया कश्मीर है। यहां लाल चौक से डल झील तक हमारा तिरंगा आन बान शान से लहराता है। अब कश्मीर में बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। युवा अपनी पढ़ाई और खेल पर फोकस करते हैं। जब से धारा 370 खत्म होने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तभी से महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती आई। याद कीजिए जुलाई 2017
महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। याद है ना ये डायलॉग? अप्रैल 2019 में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से घाटी का बारूद पूरे दक्षिण एशिया में आग लगा देगा। याद कीजिए 5 अगस्त 2019 जिस दिन धारा 370 खत्म हुई थी, उस दिन महबूबा मुफ्ती ने कहा था केंद्र सरकार का यह फैसला भारत को जम्मू कश्मीर में एक ऑक्यूपेशनल फोर्स बना देगा, कब्जा करने वाली सेना बना देगा। अक्टूबर 2020 में महबूबा मुफ्ती कहती है जब तक हमारा यानी जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक मैं कोई दूसरा झंडा हाथ में नहीं उठाऊंगी। 8 अप्रैल 2019 महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर जिन्ना के राजनीतिक गुरु अल्लामा इकबाल का एक शेर पोस्ट कर दिया था। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ऐसी सोच रखने वाली मैडम को अब कश्मीर में घुटन हो रही है। तो घुटन की बीमारी वाला ये लक्षण किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब, इसका फैसला मैं आप सब पर छोड़ती हूं। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर जाने वाले पहले राजदूत नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले अमेरिकी राजदूतों ने 8 बार वहां का दौरा किया। धारा 370 हटने के बाद सर्जियो गोर दूसरे राजदूत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। इससे पहले राजदूत केनेथ जस्टर 2020 में श्रीनगर गए थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत का नजरिया जिस तरह बदला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नजरिया पहले कभी नहीं था अमेरिका का। अमेरिका ने पाकिस्तान को साधे रखने की हमेशा कोशिश की, जम्मू कश्मीर को विवादित इलाका बताकर। लेकिन इस बार सर्जियो गोर ने बिना किसी लाग लपेट के कश्मीर की धरती पर खड़े होकर यह कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट की जगह हम तो ये कहेंगे इंटेग्रल कहे ये सर। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते थे हम लोग मीडिएट करते हैं ना आपके और पाकिस्तान के बीच में, ये वो लोग हैं। तो अभी चले हैं ये, और चलकर कहां पहुंचे हैं? मीडिएट से पहुंच गए इंपॉर्टेंट पार्ट तक। अब वो दिन दूर नहीं है जब यही वहां खड़े होकर बोलेंगे इंटेग्रल पार्ट। आप देखते रहिए। तो अभी क्या कह रहे हैं भैया, कहां तक पहुंचे हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट तक। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपने ट्रैवल एडवाइजरी में भी सुधार के संकेत दिए हैं। मतलब ये कि अभी तक अमेरिका ने जिस जम्मू कश्मीर को लेवल 4 कैटेगरी में रखा हुआ था, मतलब लेवल 4 क्या हुआ? सबसे गंभीर स्तर की चेतावनी होती है। इसका सीधा और आधिकारिक मतलब ये होता है कि आप इस इलाके में तो यात्रा मत ही कीजिए, डू नॉट ट्रैवल इन दिस एरिया। लेकिन कल 19 अगस्त को जब सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे, आबो हवा देखी, खूबसूरती देखी, डल झील में घूमे, उमर अब्दुल्ला से मिले, तो उनको लगा भैया बहुत बड़ी चीज मिस हो रही है हमसे। अमेरिकी यहाँ नहीं आते, गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं है। तो कहा इस पर हम चेंजेस करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो सुना था, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना उनके, अजीब अजीब बातें सुनाते होंगे, लेकिन जब देखा तो सब अलग। उन्हें वहां शांति मिली होगी, सुकून मिला होगा, सुरक्षा महसूस हुई होगी। इसीलिए तो सर्जियो गोर बिंदास होकर डल झील में शिकारा की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। फिर परी महल था, वो थोड़ा ही दूर है, वहां देख गए। वो वहां की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अपने इसी अनुभव के आधार पर सर्जियो गोर क्या कह रहे हैं? कश्मीर बहुत खूबसूरत है, सेफ है। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव करने के संकेत भी दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर में विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। Here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. This is अब ये सुनकर भी तो दम घुट सकता है ना हुक्म।
गिलगित से लद्दाख तक पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, इसीलिए भारत को किसी दूसरे देश से कश्मीर पर सर्टिफिकेट तो नहीं ही चाहिए। लेकिन सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान में तूफान है। शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन तो खिसक गई है, अब तो पहले ही खिसकी हुई है, क्या करें। पाकिस्तान सरकार ने फौरन वहां तैनात अमेरिकी राजदूत को तलब कर दिया। सर्जियो गोर के बयान पर विरोध जता दिया। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी हो गया। क्या था? बड़ी चालाकी से जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया उसमें, और यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अपने अंतिम समाधान का इंतजार कर रहा है। ओ प्लीज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए आप। वहां की आवाम चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारे अंतिम दिन आ चुके हैं। अमेरिका तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कई बार मध्यस्थता करने का ऑफर दे चुका है, लेकिन भारत ने हर बार दो टूक जवाब दिया है। 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे बायलैटरल है, द्विपक्षीय है, किसी तीसरे की गुंजाइश नो। वो बयान भी सुना देते। पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। अब वो लोग जिनका दम घुटता है उनको एक बार फिर से मैं बदले हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाती हूँ, बदली हुई तकदीर की तस्वीर दिखाती हूँ और फैसला आप पर छोड़ती हूँ। मैं महबूबा मुफ्ती शायद किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में पहले एम्स का उद्घाटन किया। पहला एम्स 24 जनवरी 2020 को श्रीनगर में IIM जम्मू के पहले ऑफ कैंपस का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पहली बार 52 नए सरकारी डिग्री कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 35 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 58% वोटिंग हुई है हुक्म। जबकि उसी साल राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार करीब 64% शानदार वोटिंग हुई। मार्च 2024 में श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 1 कार रेस आयोजित की गई। सोच सकते हैं आप। 2022 में श्रीनगर में 33 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला और इसी साल जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है। 2023 में 3 दशक के बाद सूबे में मुहर्रम जो है, मुहर्रम का जुलूस, उससे प्रतिबंध हटाया गया। और इस साल 2026 में 36 साल बाद श्री रघुनाथ मंदिर में राम नवमी मनाई गई। 2010 में जहां जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या और पत्थरबाजी की घटनाएं 2654 हुआ करती थी, आज 2026 में आंकड़ा देखिए बड़ा बड़ा जीरो है, 0। धारा 370 हटने से पहले 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी और अब वो सिमटकर हो गई है 12। 2019 में करीब 16 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। 25 में 1 करोड़ 78 लाख सैलानी जो हैं वो पहुंचे। बावजूद इसके कश्मीर की ये तस्वीर कुछ लोगों का दम घोट रही है। तो ऐसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां। शोर सुनने वालों को शहनाई अच्छी नहीं लगती, जिन्हें आदत हो तूफानों की उन्हें पुरवाई अच्छी नहीं लगती। जो उम्र भर जीते रहे नफरती तकरीरों के साए में, उन्हें कश्मीर की भलाई अच्छी नहीं लगती। आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अब छात्र आंदोलन से जुड़ी बहुत जरूरी क्लास है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म और कर्म यही है कि जो सही है उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहे। जो गलत है उसे बिना किसी इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के एक्सपोज करे कि गलत तो गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, ऐसी विचित्र घड़ी भी आ जाती है जब आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सही और कौन गलत या किसका पक्ष लेना होगा। अब ये मत कहिएगा कि वो निष्पक्षता
अरे सही के पक्ष में तो आप खड़े रहेंगे ना। एक जुल्म हो रहा है, एक जुल्म जिस पर हो रहा है, एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों में से एक पक्ष लेना पड़ेगा ना आपको। मैं उस पक्ष की बात कर रही हूं, बस आप सुनते जाइए। झारखंड परीक्षा गड़बड़ी और धांधली मामले में आज बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आ गया हुक्म। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि टीडीपीएल ने जिस जिस एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो सब रद्द किए जाएंगे। इस लिस्ट में 22 परीक्षाएं सामने आई। सरकार ने कहा कि भैया ये सब रद्द होंगी। इन परीक्षाओं में 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा शामिल थी। इसमें हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश सोरेन सरकार ने दे दिया। अब आज झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। इस फैसले से जेपीएससी के उन 342 चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। यानी सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन आ गया। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई, सिमट गई। एक दिन पहले ही छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी कि हम 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। छात्रों ने सरकार के भरोसे पर जयपाल मुंडा स्टेडियम से टेंट, तंबू सब निकाल दिए। सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराए गए सारे एग्जाम्स को कैंसिल करने का भरोसा दिया और इसी भरोसे पर छात्र आंदोलन से उठ गए। अब यह होना भी था। हमने पाठशाला में इस बात की आशंका 2 दिन पहले जता दी थी कि यह मामला कोर्ट में गया तो इस पर स्टे लग सकता है और अगर कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया तो छात्र खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। और देखिए हुक्म हुआ भी। हमारा भी ये मानना है कि जिन 342 याचिकाकर्ताओं को आज कोर्ट ने राहत दी है, सोच समझ कर दी है। कोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर 26 दिन चले छात्र आंदोलन का रिजल्ट जो है क्या निकला। वो बच्चे जो दिनों दिन तक अनशन पर बैठे रहे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? एक सड़े गले सिस्टम का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? दोनों तरफ के छात्रों को। और क्यों स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई? दोनों में देखिए बहुत बहुत महीन अंतर है। स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई कि छात्रों के दोनों पक्षों में से एक पक्ष हमेशा ठगा हुआ महसूस करेगा। परीक्षा रद्द हुई तो आंदोलनकारी छात्रों को यह न्याय लगा और अब जब कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया तो जॉब होल्डर्स को यह न्याय लगा। लेकिन क्या यह सच में न्याय है? न्याय हुआ है या फिर एक नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गया है, कभी ना खत्म होने वाला चक्र? सिस्टम की नाकामी, फिर धांधली, फिर पेपर लीक, छात्रों का विरोध, फिर मांगे अनसुनी रह जाना, फिर छात्रों का आंदोलन, फिर मामला कोर्ट में, फिर सालों तक चलने वाला कोर्ट केस, स्टे, लटकी हुई भर्तियां। न्याय की इस अधूरी और उलझी हुई तस्वीर का असली जिम्मेदार मैं आपसे पूछती हूं, हुक्म कौन है? कोई अचानक आया प्राकृतिक संकट नहीं है, कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई भूकंप, ना ना ना। ये सब सिलसिलेवार तरीके से हुआ है। सब कुछ जानते बूझते हुई ये सिचुएशन है जिसका अब सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। जब परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो सरकार के पास ठोस जांच कराने, दूध का दूध, पानी का पानी करने का मौका था कि नहीं था? मुझे बताइए। जेपीएससी की परीक्षा पर सीधे आरोप लगे थे। एसओपी को साइड करके डिजिटल चेकिंग की गई और टीडीपीएल ने धांधली की। लेकिन इस जरूरी इंफॉर्मेशन पर सरकार ने क्या किया? सोई रही। झारखंड को आंदोलन या का जो ये आंदोलन था वो जिस तरह से पूरे देश के लिए मिसाल बना, सरकारी परीक्षाओं और उसके सिस्टम के हालात भी देश के हर एक राज्य में मिसाल बने कि देखो ये हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी राज्यों के लिए। अगर तंत्र ऐसे ही लचर रहेगा तो दलदल और गहरा होता जाएगा। उसी गरीब का बच्चा फंसेगा जिससे सरकारें वोट मांगती हैं। और बात सिर्फ झारखंड की नहीं है हुक्म,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में एक ऐसा पैटर्न बन चुका है, परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? छात्रों को। सालों साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी परीक्षाएं जहां पेपर छापने वाली प्रेस या उसके कर्मचारियों की मिलीभगत से छपाई के दौरान पेपर बाहर आ गए, वो आपके सामने रखती हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017, गुजरात हेड क्लर्क 2020, यूपी टीईटी 2021, यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2022, यूपी पीएससी आरओ/एआरओ 2024। ऐसी परीक्षाएं जब परीक्षा प्रणाली या विभाग के ही कुछ अधिकारी, कर्मचारी या कंप्यूटर ऑपरेटर पैसों के लालच में लीक कर देते हैं पेपर को। अब वो आपको बताती है। राजस्थान एससी रिक्रूटमेंट 2021, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022, नीट यूजी 2026, कर्नाटका वेटरनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई के दौरान हुई गड़बड़ी से लीक जो हुई परीक्षा है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, परीक्षा से ठीक पहले लापरवाही की वजह से लीक हुई परीक्षाएं, उनकी भी लिस्ट बता देती हूँ। बीपीएससी 67th प्रीलिम्स 2022, बीपीएससी ट्री 3rd 2024। और आज झारखंड का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल यूपी, बिहार, राजस्थान का युवा ऐसा महसूस करेगा और कर भी रहा है। और इसके लिए केवल झारखंड की सरकार को काम करना होगा? नो, नहीं हुक्म, सारे राज्यों में पेच टाइट करना होगा, स्क्रू टाइट करना होगा। एक छात्र अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 4 से 5 साल एक नौकरी की उम्मीद में लगा देता है। खेत बेचकर कर्ज लेता है पिता, कोचिंग की फीस भरता है, माँ इस आस में दिन गिनती है कि बेटा या बेटी की नौकरी लगेगी तो गरीबी दूर होगी। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बिक चुका है। जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही, उनके हिस्से की नौकरियां तो बेच दी गई है। और ये आम हो गया है। आज एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी समझते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ। और जो सोरेन सरकार अभी एक दिन पहले तक छात्रों की मांग मानने और वादे निभाने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो कोर्ट में अपना पक्ष क्यों सही ढंग से नहीं रख पाई। कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा को रद्द करके राज्य सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया। 342 सफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्टे लगाते हुए कोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में कहीं भी यह साबित नहीं किया गया कि उनकी यानी जेपीएससी पास कर चुके उम्मीदवारों की गलती क्या थी। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा में कोई धांधली हुई भी तो उसकी जांच करके सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की उन सभी को एक साथ सजा देना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो गलत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है कि ये परीक्षाओं को रद्द क्यों किया, उसके पास इसके क्या सबूत है। और यह भी पता चला कि राज्य सरकार ने इस मामले में कैविएट पिटिशन लगाई ही नहीं। कैविएट पिटिशन वो होती है अदालत में दी जाने वाली एक ऐसी लिखित सूचना जिसका मतलब है कि कोर्ट आपके खिलाफ कोई भी फैसला या एक तरफा आदेश, स्टे ऑर्डर देने से पहले आपका पक्ष जरूर सुनेगा। सरकार ने उसकी तरफ से ऐसी कोई पिटिशन लगाई नहीं। आरोप है कि सरकार की तरफ से इस केस में ना एडवोकेट जनरल गए और ना ही कोई बड़ा वकील खड़ा किया गया। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी वकील ने जज के सामने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड सरकार ने उनका पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं, उनके साथ धोखा हुआ, ये आरोप कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहे हैं। आप खुद सुनिए। आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था।
लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए। तो छात्रों ने साफ कर दिया है। साफ क्या कर दिया है? सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सोरेन सरकार का यही रवैया रहा तो एक बार फिर आंदोलन शुरू होगा। ये सारा विवाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर हो रहा है, जिसे टीडीपीएल ने कंडक्ट कराया था। 17 मार्च 2024 को जेपीएससी का प्री एग्जाम हुआ। 22 अप्रैल को प्री जेपीएससी का रिजल्ट आ गया। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 में मेंस एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाते हैं। 22, 23, 24 जून को पेपर होता है। 22, 23, 24 जून को जब मेंस का एग्जाम होता है तो आरोप लगता है कि इसके फॉर्म्स बंद हो चुके थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए मेंस एग्जाम होने से 20 दिन पहले फॉर्म्स को ओपन कर दिया जाता है। 25 जून यानी पेपर होने के एक दिन बाद छात्रों को पता लगता है कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के जरिए डिजिटली पेपर चेक किए जाएंगे। झारखंड में इससे पहले पेपर फिजिकली चेक होते थे। जेपीएससी ने कहा कि उन्होंने चेकिंग के लिए अपना इन हाउस सिस्टम तैयार कर लिया है और इसीलिए अब डिजिटल चेकिंग होगी। छात्रों ने कहा कि बिना कुछ बताए, बिना एसओपी का पालन किए आपने ये फैसला कैसे ले लिया भाई? 29 जुलाई 2024 को छात्रों को बताया गया कि कॉपी की जांच हो गई है। अगस्त में आपका इंटरव्यू है, आ जाइएगा। लेकिन तय समय पर ना रिजल्ट आया ना इंटरव्यू हुआ। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि टेक्निकल कारण और अयोग्य टीचर्स के जरिए पेपर चेकिंग की वजह से रिजल्ट अटक गया। यह रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल को दिया गया। टीडीपीएल ने रिजल्ट बनाने के दौरान डेटा के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, ये आरोप लगे, जिसमें डिजिटल टेम्परिंग भी हुई। छात्रों को कॉल गए, मनचाहे नंबर देने का वादा किया गया, अयोग्य शिक्षक से कॉपी चेक करवाई गई। कहानी सिर्फ टीडीपीएल की नहीं है, कहानी सिर्फ एक कंपनी की भी नहीं है, कहानी उस पूरे सिस्टम की है जहां गलती किसी और ने की, कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। बात उस लड़के की है जो अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। बात उस बेटी की है जिसने अपने परिवार से कहा था बस एक बार नौकरी लग जाए फिर सब ठीक कर दूंगी। सरकार के लिए यह सिर्फ एक भर्ती हो सकती है, जस्ट अ नंबर, लेकिन उन बच्चों के लिए यह पूरी जिंदगी है। जब तक धांधली और सिस्टम की नाकामी का ये चक्र नहीं टूटेगा, धांधली होती रहेगी, छात्र सड़क पर आते रहेंगे, सरकार झूठे भरोसे देती रहेगी, मामला कोर्ट में जाता रहेगा, भर्ती लटकेगी और फिर एक और पीढ़ी अपने सबसे कीमती सालों का हिसाब मांगती रह जाएगी। आज आपको लेकर चलती हूं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स नहीं, कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में है। तस्वीरें तो बहुत देखी होगी आपने, लेकिन आपको इसकी कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताती हूं। इस मंदिर को ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया। एक पूरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को ऊपर से लेकर नीचे तक तराशा गया। मतलब जैसे एक मूर्तिकार पत्थर लेकर मूर्ति को नहीं गढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही उस वक्त के इंजीनियर्स ने पूरे पहाड़ को तराश कर यह भव्य मंदिर तैयार किया है। सोचा है कभी? इसका निर्माण बताते हैं राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। करीब 757 से 783 ईस्वी के बीच निर्माण हुआ था। 276 फीट लंबा है ये और 154 फीट चौड़ा है और इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन चट्टानों को हटाना पड़ा है। और बताया जाता है 7000 मजदूर, और सिर्फ उस वक्त के 7000 मजदूर नहीं, 7000 मजदूरों ने कई पीढ़ियों तक लगातार मेहनत करके इस मंदिर का निर्माण किया है। आज के दौर में जबकि हमारे पास सब कुछ है, एआई है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इंजीनियर्स हैं, मशीनें हैं,
बावजूद इसके ऐसा कोई दूसरा मंदिर बन ही नहीं पाया। लगभग नामुमकिन है ऐसे बनाना। और उस जमाने में बगैर किसी आधुनिक औजार के अद्भुत कारीगरी कैसे संभव है हुक्म? आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। और मंदिर की दीवारों को जब आप देखेंगे तो उस पर रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां बहुत खूबसूरती से उकेरी गई हैं। और एक तो बहुत ही मशहूर यहाँ पर मूर्ति है, रावण अनुग्रह मूर्ति। इसमें क्या है, रावण कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, जबकि शिव और पार्वती शांति से बैठे नजर आ रहे हैं। चट्टानों पर आस्था और तकनीक की ऐसी झांकी हमारे ही मंदिरों में संभव है सच में। चलिए भाई, घंटी बज चुकी है, यानी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, इस वादे के साथ कि 8:50 होंगे और मैं हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।